प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड की सियासत में कभी हरीश रावत रणजीत की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन आज इन रिश्तों में ऐसी खटास है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत रावत ने आगे कहा कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। वहीं दीपिका पांडे के इस्तीफा देने के सवाल पर प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एक गलत परंपरा है। उत्तराखंड में मिली हार की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की है। ऐसे में इस्तीफे देने वाली कोई बात ही नहीं है। साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि दीपिका पांडे से अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं, लिहाजा उनसे उनका अनुरोध है कि इस तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करें, जिससे कि कांग्रेस की छवि धूमिल हो। तो रणजीत रावत ने इस बीच हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है, जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको लेकर सलाह है मथुरा दत्त जोशी की इस तरह की टिप्पणियां ना करें, जिससे कि कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल हो। और इस बीच रणजीत रावत ने भी हरीश रावत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए। कांग्रेस की हार पर पार्टी सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह के इस्तीफे पर भी मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि सभी की होनी चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। सुजाता पॉल है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुजाता पॉल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ इंडिया न्यूज में। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ संजीव वर्मा। संजीव वर्मा जी, आपका स्वागत है। सुजाता जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। अभी क्या कुछ चल रहा पार्टी के अंदर? हार की समीक्षा तो आप लोगों को कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कई सारी बयानबाजियां भी हम देख रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब ने भी अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे डाली है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां ना करें। उधर रणजीत रावत भी हरीश रावत को लेकर बयान दे रहे हैं। सुजाता जी, निश्चित तौर पे देखिए, जब हार होती है तो बहुत बार आप बहुत गुस्से में भी रहते हैं, और खास करके जब आप आश्वस्त होते हैं कि आप जीतने वाले हैं। तो इस वक्त अगर कुछ नेतागण अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है इस तरह की भावना का। लेकिन उन्हें संयम इसलिए बरतने की जरूरत होती है क्योंकि वो जन नेता होते हैं, वो जन की प्रतिनिधित्व करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जैसा कि हमारे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने भी कहा है कि उन्हें संयम बरतना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, और खास करके पब्लिक में। लेकिन इस गुस्से को हमें समझना भी होगा। लेकिन अगर 70 विधानसभाओं में आप देखें, अगर किसी एक या दो व्यक्ति ने ऐसी बात कही है तो आप इस बात को भी समझेंगे कि हमें सिर्फ 11 सीट मिली है, फिर भी हमारे अधिकांश नेतागण जो है वो जनादेश को स्वीकार भी रहे हैं और इस तरह से हार का ठीकरा किसी पे नहीं फोड़ रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, स्वयं को मजबूत करना है, और हमारे सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी, जो हमें अपना दुश्मन मान के बैठा हुआ है, जो धर्म की राजनीति करता है, जो झूठी बातें भी लोगों के बीच में ले जाता है, जो सरकारी पॉलिसीज का इस्तेमाल भी करता है उस तरीके से जो कभी नहीं करी गई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। हमारी पूरी शक्ति जो है, पूरी ऊर्जा वो इस वक्त इसमें लगेगी ये समझने में कि ऐसा क्यों हुआ। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ता तो नाराज भी होता है और मायूस भी होता है। तो हमारे जैसे लोगों का भी काम होता है कि उनकी जो मायूसी है वो उसको हम खत्म करें, उनको प्रेरित करते रहे। तो हम उस काम में लगे हुए हैं और हम केवल अपने में झांक रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रही हूँ रंजीत रावत जी आगे नहीं करेंगे। सुजाता पॉल जी,
दीपिका पांडे के इस्तीफे पर भी मथुरा जज जोशी साहब ने कहा है कि दरअसल किसी एक नेता की जिम्मेदारी हार की नहीं होनी चाहिए, कि सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब पार्टी क्या तय कर रही है इस पर? देखिए, मथुरा दत्त जोशी जी क्या कहना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए तो फिर तो सभी इस्तीफा दे देंगे और हेडलेस चिकन की तरह हम लोग दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। नहीं, हमारा नेतृत्व जो है, हमें लेकिन उन मुझे पर पूरी लगता है कि आस्था वो है। कह रहे हैं कि एक परंपरा गलत है, इस्तीफे का दौर नहीं होना चाहिए, सब अपने अपने मैं काम को समझें, बिल्कुल समझें, जिम्मेदारियों को समझें। बिल्कुल, और किसी एक को क्या, सबको भी नहीं देना चाहिए। मैं तो इस बात को ये कह रही हूँ कि कहीं वो ये ना कह रहे हो, क्योंकि वही जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है ताकि अपने अंदर जो कमियां रह गई हैं हम उसको दोबारा से ठीक करें। क्योंकि अगर आप दीपिका पांडे जी को देखेंगे तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी और वो अब पूरे सिचुएशन को समझ भी रही हैं उत्तराखंड के, तो उनके जो इनपुट्स रहेंगे आगे के समय में वो हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इसलिए डेफिनेटली मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हार हुई है, ठीक है। जनादेश है, विपक्ष में है, जनता की आवाज तो अब भी है हम। ठीक है, संजीव वर्मा जी आपके पास में आ रहा हूं। हाँ, जीत तो मिली है बीजेपी को, एक बार फिर से आप लोग सत्ता पर काबिज तो हो रहे हैं, लेकिन पुष्कर धामी की हार के जरिए एक बड़ा झटका भी आपको लगा है, क्योंकि कई बड़े नेताओं की हार इस चुनाव में हमने देखी है। आप लोग भी समीक्षा कर रहे हैं क्या? और ये जो इस्तीफे को लेकर मथुरा जज जोशी जी ने बात कही है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है संजीव जी? संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए सर। संजीव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सर अनम्यूट करिए, एक बार अनम्यूट करिए सर। जी संजीव जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से लौटेंगे, लगता है संजीव जी तक आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार कनेक्शन को हम ठीक कर लेते हैं। सुजाता जी एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। रणजीत रावत और हरीश रावत की जोड़ी तो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी और बड़ा गहरा नाता भी था दोनों के बीच में। इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उत्तराखंड में और खासकर पार्टी की हार के बाद, आपको नहीं लगता कि इस पर संगठन को विचार करने की जरूरत है? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जब हार होती है तो बहुत नाराजगी भी होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो हमें इसे इस तौर से देखने की जरूरत है। और जहां तक रंजीत रावत जी की बात है, आपने स्वयं ही इस बात को कह दिया, उनका तो एक पर्सनल जिसे कहते हैं एक मतभेद हो चुका है हरीश रावत जी के साथ। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अगर वो किसी बात को बोल रहे हैं तो अगर हम भी उसी बात पे बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये उन्हें समझाने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गणेश गोदियाल जी ने बात सुबह कही थी कि ये पार्टी फोरम में ये बातें होनी चाहिए थी और वो इस चीज को हैंडल करने के लिए सक्षम है, वो उनसे बातचीत करेंगे। और किसी भी नेता को अपने उस वृक्ष को, जो वृक्ष उसको छाया देता है, उसको उसी के माध्यम से वो जनता के लिए काम करता है, उस पर प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस वक्त जो भी नेता हमारे हारे हैं, मैं तो उनका साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कहीं पर भी इस तरह की कोई बातें नहीं करी है। और जो मायूस हमारे कार्यकर्ता हुए हैं, उनका भरोसा जो है वो दोबारा से जिसे कहते हैं जल्द ही जल्द अपने में भी होगा, ताकि वो जनता के बीच में जाकर जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे मुकाबले में उत्तराखंड में चुनाव होने के तुरंत बाद आपने सबसे ज्यादा भाजपा में इस तरह की बातें देखी थी कि किस तरह से एक दूसरे पर वे आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब आप हार जाते हैं और तब आप इस तरह की बात करते हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन आप तो जीतने वाले थे, लेकिन आपको इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि आप जीतने वाले हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही ना, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री तो इन्होंने दिए। अब आप देखिए कि आज भी हम तो मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही अपना सर झुकाकर जनादेश को का सम्मान करते हुए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जानते भी हैं इस बात को, हमने प्रूव भी किया है। और लेकिन हम एकदम चौकस रहते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब
प्रोटेम स्पीकर उन्होंने जिनको बनाया है, बंशीधर भगत, बताइए ना, चुनावों के पहले ही, चुनाव जब हो रहे थे और उस दौरान उनके जी। किस तरह के ऑडियो वायरल हुए थे महिलाओं के बारे में। अगर आप जाएंगे, तिलक राज बेहड़ जी जीते हैं, उनके प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ला जो हार गए भाजपा के, उन्होंने उनको बूढ़ा शेर, मरा हुआ सांप, ये सारी भाषा का इस्तेमाल किया था। अगर आप चले जाए धन सिंह रावत, तो उन्होंने किस तरीके से एक नेता की जो पत्नी है उनको चवन्नी बता दिया, उन्हें करनाल भेजने की बातें कर दी, मतलब निहायत ही निचले स्तर की बातें हुई है। लेकिन हम आज भी देखिए, हार के बाद भी हमने संयम बनाया हुआ है। हम इस तरह की ना तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ना हम इसमें विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारे कार्यकर्ता इस वक्त निश्चित तौर पर मायूस हुए हैं, मगर कहीं पर भी जोश की कमी हम नहीं आने देंगे और हमारे कार्यकर्ता फिर जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास हासिल करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है क्या हरीश रावत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है आपकी पार्टी के नेताओं के जरिए ही? देखिए, हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के हेड थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली है। लेकिन ये भी बहुत ही एक प्राकृतिक चीज है कि उनको लोग टारगेट करेंगे ही अब, कि भाई ये नेतृत्व कर रहे थे, कोई और होता। ये तो इफ एंड बट वाली सिचुएशन हो गई। जो था उसको आपने तब भी माना, या तो आप तभी कहते कि नहीं जी इनको नहीं बनाना है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था ना तब। तो सच्चाई ये है कि हरीश रावत जी टारगेट पे रहेंगे, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि उन पर विश्वास किसी का कम हुआ हो। ऐसा तो नहीं सुजाता जी कि अंदरूनी चीजें जो चल रही थी चुनाव से पहले भी हमने देखा, वही एक बड़ा कारण रहा पार्टी की हार का, क्योंकि लगभग देखिए एग्जिट पोल्स में भी ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, लेकिन एंड मौके पर हुआ क्या, जो जीत का और हार का अंतर रहा वो लगभग आधे का रहा, और ये वाकई में चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला सबके लिए था, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक एनालिस्ट के तौर पर भी आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारी सीटों पे अगर आप देखें कि हमारी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कमी रह गई, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो खड़े हुए, एक जगह पे वो जीते और कई जगह पे उन्होंने वोट काटे। मगर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो भाजपा ने कई जगह पे जीत जो है बहुत कम मार्जिन से पाई। और एक तीसरी बात भी मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि जो पोस्टल बैलेट के बारे में बहुत बातें होती है ना, कि सैनिकों का वोट जो है वो केवल और केवल भाजपा को जाता है, तो अगर आप एनालाइज करेंगे डेटा को तो आप देखेंगे कि जहां पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है वहां पोस्टल बैलेट अधिक उनको मिले हैं और कम मिलते हैं भाजपा को, और इसी तरह से भाजपा को ज्यादा मिले जहां भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं। जहां पे कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, अधिकांश जगहों पे हार हुई है, लेकिन उनको भी अगर आप डेटा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स उनको भी, उनकी तरफ भी गए हैं। तो ये जो फर्जी राष्ट्रवाद की बातें भाजपा करती है, ये लोगों को भ्रमित करने की बातें होती है। ये सारी चीजें हम लोगों तक नहीं बता पाते कि नहीं सैनिक हमारे साथ है। शायद ये सारी कमियां हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। हमारा संगठन जो है हमें उसको मजबूत करना, हमें तो लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ जुड़ाव बनाना। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय केवल एक है। लेकिन सुजाता जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर ही मेरा सवाल है, थोड़ा आपको निजी लग सकता है पार्टी के लिए, लेकिन हर बार कांग्रेस के नेता हमेशा से यही बात कहते हैं कि अब अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों में हालिया अगर हम उदाहरण देखें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है, और संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आपस में समन्वय नेताओं का नहीं हो पा रहा है? नेतृत्व के साथ में आखिर कमी कहां पर रह रही है? देखिए, अगर आप इस बार के चुनाव को देखें तो ये बात भी साफ है कि बहुत सारी बातें हो रही थी कि सभी कोई मतलब ऐसे कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो आज तो साफ हो गया ना कि मुख्यमंत्री नहीं, पहले तो आपको सरकार बनानी होती है। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही थी कि आप बताइए ना, या आपके पास भी अगर कोई रोड मैप हो तो हमें अवश्य बताइए कि अगर सरकार में कोई होता है इस वक्त, देश के पास पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो पूर्णकालिक भाजपा के प्रचार मंत्री है। इसको आप जुटला नहीं सकते। और प्रधानमंत्री रहते हुए जब आप कुछ बातों को कहते हैं तो आप पब्लिक के पैसों का भी इस्तेमाल कर पाते हैं उन स्कीम्स को जनता के बीच में लाने के लिए। और जनता को क्या दिखाई देता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे 80-20 की बात हुई, यानी कि आप 20 को डराने की तो कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा पोलराइजेशन फिर होता है,
क्या इसका मुकाबला वो पार्टी कर सकती है जो सत्ता के बाहर होती है? लेकिन उसका रास्ता हमें ढूंढना होगा। इसका मतलब कतई ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हम रास्ता नहीं ढूंढेंगे, रास्ता तो हम ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहा है, वो उस पैसे का जो जनता का पैसा है, जो हर पार्टी का जिस पे हक है, आप उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम विपक्ष पे रहकर ना तो उस तरीके से काम कर सकते हैं, ना तो राशन के जो जो हमने पैकेट पहले भी बंटवाए, और आपदा के समय में मुझे याद है बचपन में जब आपदा कहीं आई या कोई दिक्कत आई, तब सरकार ने राशन की दुकानों से वो चीजें बंटवाई जो जो चीजें लोगों को नहीं मिल रही थी। आज क्या है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर है, मोदी जी की भी। अब आप मुझे बताइए, जिस महिला के पास वो पैकेट आएगा वो क्या सोचेगी कि अगर ये सरकार आएगी तभी मुझे ये पैकेट मिलेगा। पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, इसलिए इमीडिएटली डायरेक्टली ट्रांसफर पैसा नहीं होता था। अब वो चीज उपलब्ध है तो वो हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले लोगों को पैसा नहीं मिलता था। पहले मनी ऑर्डर आता था, लोग बीच में से कई बारी पैसा दिलवाते वक्त पोस्टमैन के जरिए से ही खा जाते थे पैसा। तो ये सारी चीजों को ठीक धीरे धीरे करा गया ना, एक दिन में तो डिजिटल इंडिया भी नहीं आया। राजीव गांधी जी अगर आईटी को नहीं इतनी तवज्जो देते और इतनी जल्दी ना लाते भारत में, तो शायद हम भी आज उसमें भी पीछे होते। तो कई चीजों में भाजपा को मदद भी मिली है सिस्टम से, और वो सिस्टम्स का दुरुपयोग करके उसका फायदा भी उठा रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के स्पिरिट में नहीं होता। लेकिन ठीक है, वो उनकी राजनीति है, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है। संजीव वर्मा मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गया। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? संजीव जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए सर। संजीव वर्मा जी सर, अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं, या फिर आप अगर हेडफोन आपने लगा रखा है तो उसे निकालकर एक बार ट्राई करिए। चलिए, लगता है संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुजाता जी से एक फाइनल कमेंट मेरा होगा। सुजाता जी, बहुत जल्दी से एक शार्प कमेंट आपका चाहूंगा संगठन की मजबूती पर। देखिए, संगठन की मजबूती के लिए अगर हमने पिछली बार काम नहीं किया होता तो हमारी सीटें बड़ी नहीं होती, हम कम मार्जिन से जगह जगह पे नहीं हारे होते। हमारी जो कमी रह गई है, हम उसकी तरफ और ध्यान देंगे कि हम अब की बार टिकट का जब बंटवारा होता है उसमें कोई कमी ना रह जाए। संगठन को मजबूत करने का काम हर रोज का काम होता है, हर मिनट का काम होता है। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि हम अभी भी पूरा जोर उसमें लगाएंगे। अभी जो कमजोरी हमारे अंदर है, इसका मतलब है हम उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए। हम उसमें तत्पर कार्य करते रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुजाता पॉल जी, आप जुड़े हमारे साथ चर्चा में, आपने हिस्सा लिया। संजीव वर्मा जी, आपका शुक्रिया। हालांकि संजीव जी से बात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में अभी हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री को लेकर हो गई है। अब लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी बैठक कर रही है और हाल की समीक्षा कर रही है। फिलहाल अभी थोड़ा वक्त का और इंतजार हमें करना होगा उत्तराखंड के आगे की राजनीति को और समझने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।